हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि एक लेक्चर आपको डाला गया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो कुछ विद्यार्थियों ने उसको देख लिया था और सुन लिया था उसको, लेकिन कुछ विद्यार्थियों की बाद में बात आई भी, उन्होंने नहीं सुन पाई और टेक्निकली वो वहाँ से यूट्यूब से डिलीट हो गया था, जिसके कारण अपनी ऐप से भी ये लेक्चर चला गया था। मैं दोबारा से फिर इस लेक्चर को जो आपको करवाने का कार्य करूँगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब तक हमने पृथ्वी को बाहर से सामने से देखा है भी किस प्रकार की पृथ्वी है, उसके ऊपर किस प्रकार के फीचर्स हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, और उसके ऊपर किस प्रकार से मानवीय एक्टिविटीज़ हैं, उनको हमने अब तक देखा है। लेकिन अब तक हमारे पास जो इतनी जानकारी नहीं है ऐतिहासिक रूप से भी और वैज्ञानिक रूप से भी पृथ्वी के अंदर है क्या, उस साक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाए हैं कि वास्तविक जानकारी हमें इसके बारे में मिल सके। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कुछ बातें हैं जो हमें कुछ बताने का प्रयत्न करती है। भाई इनसे ये पता चल सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जैसे ठोस है, द्रव है या गैस है, या पृथ्वी के अंदर कौन कौन से तत्व है जो विद्यमान है और वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। जैसे कि एक मानवीय जो प्रयास या परिश्रम के तहत हम यदि देखें तो मानव ने अब तक, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका की खान जो जिक्र आता है, ये खान है रॉबिन्सन खान है। तो रॉबिन्सन खान केवल कितनी है, 3.8 किलोमीटर गहरी है, ठीक है। इतने तक मानव ने खुदाई करके पृथ्वी के आंतरिक भाग तक 3.8 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोमीटर तक जो पहुंचे। इसी प्रकार से जो तेल के कुएं की अधिकतम जो बताया गया है, तेल का कुआं जो कुएं की खुदाई की गई है वो लगभग है जो 12 किलोमीटर, कितना 12 किलोमीटर तक की खुदाई हुई है। वो किसके द्वारा, जो हमारा आजकल जो सबमर्सिबल पंपिंग सेट जो होता है उसके द्वारा जो खुदाई हुई है। लेकिन इससे संपूर्ण पृथ्वी के आंतरिक भाग का अनुमान लगाना बिल्कुल नया मात्र है। क्यों है? क्योंकि पृथ्वी का जो करोड़ है वो कितनी दूर है भाई, कितनी गहराई पर है, 6371 किलोमीटर। तो कहाँ 6371 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। ये उसी समान है जिस प्रकार से एक मुर्गी का अंडा है और उस मुर्गी के अंडे को यदि छेद कर दिया जाए बस, और संपूर्ण अंडे तक देखो कितना बच गया, और ऊपर एक छेद किया है उसकी भांति, ठीक है। यानी कि मानव अपने प्रयास से आज तक कितनी उपलब्धियां उसने हासिल की है, उनको देखते हुए भी पृथ्वी की आंतरिक भाग के बारे में उसको इतना ज्ञान नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है कि पृथ्वी है कैसे अंदर से, या किस प्रकार के तत्व है, या किस प्रकार का उसकी अवस्था वहां पर पाई जाती है। लेकिन फिर भी कुछ साधन हैं इसके पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात करने के लिए, जिसमें पहला है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन साधन क्या, तो प्राकृतिक साधन लिख सकते हैं आप लोग, या संसाधन जो भी है। प्राकृतिक मतलब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त। जैसे आप लोग देखते होंगे पृथ्वी पर कंपन होता है, भूकंप आता है। सबसे पहले भूकंप की बात करते हैं। भूकंप में क्या होता है, कहीं मेन पॉइंट मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग से मान लिया 4-60 किलोमीटर के नीचे से, ये हमारा धरातल है, यहां से भूकंप उत्पन्न हुआ, ठीक है। इसको कहते हैं मुख्य केंद्र या फोकस बोल देते हैं इसको, ठीक है। ये मुख्य केंद्र बोल देते हैं, भूकंप का मुख्य केंद्र। ये ध्यान देने वाली बात है, कई बार कंपटीशन के जो एग्जाम है उसमें आता है कि मुख्य केंद्र भूकंप का कहाँ पर होता है और फोकस किसे कहते हैं। जहां से भूकंप उत्पन्न हुआ उसको कहते हैं। भूकंप के दौरान जो 3 प्रकार की मुख्य तरंगें निकलती है, वैसे तो 7 तरंगें हैं, लेकिन मुख्यतः 3 PSL, प्राइमरी सेकेंडरी लोअर, इसको बोला जाता है। तो P है जो तरंगें तीनों माध्यम से, ठोस, द्रव, गैस माध्यम से गुजर सकती है। S केवल ठोस से गुजर सकती है। L भी तीनों से गुजर सकती है, लेकिन इसकी स्पीड कम होती है। तो सबसे पहले जो तरंग पहुंचती है P पहुंचती है। तो जो P तरंग है जहां पर सबसे पहले पहुंची धरातल के ऊपर, तो इसको बोलते हैं भूकंप का
अधिकेंद्र, भूकंप का अधिकेंद्र, एपिसेंटर जिसको बोल देते हैं। कई बार भूकंप आते हैं तो उसको पूछा जाता है उसका एपिसेंटर कहाँ है, ठीक है। तो एपिसेंटर ये है धरातल का जो ऊपर वाला जो बिंदु, पृथ्वी का जो ऊपर जहाँ पर भूकंप पहले आया, ठीक है। और फोकस कौन सा है, नीचे। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी, इस बारे में बताना था मेरे को। तो भूकंप से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से कैसे पता चलेगा। अब 3 प्रकार की तरंगे बताई। अब इन 3 प्रकार की तरंगे जब भूकंप आता है तो उनका व्यवहार होता है। अब मैंने कहा आपको पी तरंगे हैं, वो क्या करते हैं, तीनों माध्यमों से तो गुजर सकती हैं, लेकिन ठोस में उसकी स्पीड है जो ज्यादा होती है। तीनों तरंगों की ठोस में सबसे ज्यादा स्पीड होती है। एस तरंगे किस क्या होती है, केवल ठोस से गुजर सकती है, द्रव और गैस से नहीं गुजर सकती, तो उसका व्यवहार अलग से आ जाएगा। इसी प्रकार से जो एल तरंगे हैं वो विनाशकारी तरंगे भी बोल देते हैं, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो पी तरंगे सबसे पहले आती है उसके 3 मिनट बाद लगभग धरातल पर एस तरंगे आती हैं, और एस तरंगों के बाद फिर लास्ट में लोअर पर। इसमें एक कंपन होता है, फिर दूसरा कंपन, और जो एल तरंगे जब आती है तो उसमें काफी बड़ा कंपन जो आता है, जिसके कारण पृथ्वी है जो उसके ऊपर काफी तहस नहस जो हो जाता है। तो इस प्रकार की तीनों तरंगों का व्यवहार आप लोगों को पता चला कि किस प्रकार का। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब ये बाहर निकलती हैं तो उसका भी आलेखन है जो भूकंपलेखी यंत्र जो करता है, तो उसके माध्यम से पता चल सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितनी है। लेकिन अब यहाँ पर भी गहराई की बात करते हैं। लगभग 50 किलोमीटर ज्वालामुखी और जो भूकंप है लगभग 50 किलोमीटर की गहराई से ही आती है, लेकिन वही मैंने बताया था 6371 किलोमीटर कहाँ। तो इसकी जानकारी कहाँ कैसे होगा, लगभग 6300 किलोमीटर बच गया, तो इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होगी। तो इसके बारे में भी हम पूर्ण साक्ष्य इसके बारे में पता नहीं चल सकता। इसी प्रकार से दूसरा है ज्वालामुखी, और क्या नाम। अब ज्वालामुखी में क्या होगा, ज्वालामुखी द्वैतन होगा, तो उस दौरान क्या निकलती है, गैसें निकलती हैं, पानी निकलता है, वाष्प निकलती है, बहुत सारी जो गैसें जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो रेडियोएक्टिव तत्व हैं उनके द्वारा उत्पन्न हुई है वो निकलती हैं, बहुत सारे खनिज निकलते हैं। तो वो भी लगभग 50 किलोमीटर या 70 किलोमीटर लगभग इनके बीच का होता है, वहां से अनुमान जो लगाते हैं इस भाग से जो आती है। तो उसको किस प्रकार से निकलता है और किस प्रकार के तत्व होते हैं उसमें, उनसे मोटे तौर पर ये अनुमान लगाया जाता है 20 किलोमीटर पर इतनी है। लेकिन यहाँ पर भी वही बात है, भाई गहराई पृथ्वी की बहुत ज्यादा है, अंदर की जो गहराई है उसका ज्ञान नहीं हो पाता, इतने तक का जो हमें पता चल जाता है। तीसरा पॉइंट है जो प्राकृतिक में है वो उल्का पिंड। अब उल्का पिंड को आप लोग सोचें, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस दौरान ही उल्काओं का भी निर्माण हुआ भाई, और उल्काओं की जो परिस्थिति होती है वो क्या होती है, वो सड़क होते हैं उसके ऊपर, सड़क मतलब छिलके, जिस प्रकार से प्याज के ऊपर होते हैं वो, यानी कि परत होती है उसके ऊपर। तो उन परतों से पता चलता है कि पृथ्वी भी अलग अलग परतों से बनी हुई है। दूसरा क्या, उल्का पिंड के अंदर उसके केंद्रीय भाग में निकेल और लोहे की अधिकता पाई जाती है। तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है वे पृथ्वी के केंद्र भाग में भी लोहा और निकेल जैसे भारी तत्व जो विद्यमान है, और उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है भाई जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी है जो चुंबकीय व्यवहार उसका होता है, ठीक है ना। तो वो अनुमान है जो हम यहाँ से ही लगाते हैं। पृथ्वी का निर्माण उसी दौरान हुआ, उल्का पिंडों के दौरान। तो उल्का पिंड जिस प्रकार की है वो नहीं करते, क्योंकि उल्का पिंड कई बार जो पृथ्वी तक भी पहुंची है उससे विद्वानों ने इसकी जानकारी जो प्राप्त की है। इसी प्रकार से दूसरा एक प्राकृतिक है, तो दूसरा क्या आ जाएगा, अप्राकृतिक। अप्राकृतिक अप्राकृतिक में क्या आ जाता है, कुछ मान है जैसे कि घनत्व, पहला घनत्व। हम पृथ्वी की जो परतें हैं उनसे अनुमान विद्वानों ने लगाया वे हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है उसका घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। कितना, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और ये घनत्व इस प्रकार से बताता है कि यदि इसी आकार में एक जल का कोई पिंड होता तो उससे कितने गुना बड़ा है, ये 5.5 गुना बड़ा है। तो इस तरह का अनुमान है जो इसे लगाया जा सकता है। और दूसरा, अब आप लोग
यदि ये तो संपूर्ण पृथ्वी का है, यदि अलग अलग परतों के रूप में देखा जाए, अब मुख्यतः हमारी 3 परतें मानी जाती हैं, जो हमारी भूपर्पटी है भाई, दूसरी अपनी मेंटल है और फिर क्रोड है, ये 3 मानी जाती है। अब इनके घनत्व के अकॉर्डिंग यदि देखें तो भूपर्पटी का घनत्व कितना है, लगभग 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और इसका घनत्व कितना है, 3 से लेकर 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और जो आंतरिक भाग है उसका कितना 11 से 12 ग्राम है जो घन सेंटीमीटर। तो इतनी विभिन्नता इसमें पाई जाती है, तो इस विभिन्नता से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो भूपर्पटी है उसका घनत्व पहले अगर चलाने थी शुरुआत में, लेकिन उसमें धीरे धीरे चेंज जाता गया, और अब जो आजकल जो ऊपरी परत है जो इसकी आबशादी चट्टानों से बनी हुई है, इसके बाद थोड़ा सा घनत्व बढ़ जाता है, तो यहाँ पर इसका घनत्व आगे न चलाने हैं ज्यादातर, और नीचे भी आगे न चलाने हैं, लेकिन इसके अंदर पाए जाने वाले जो तत्व हैं, खनिज हैं, उनके आधार पर इनकी अंतर जो देखा जाता है। जैसे यहाँ पर तो 3 से 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, इसका घनत्व जो क्रोड की अपेक्षा में बहुत कम है, लेकिन क्रोड में हम उसी तरह से जिस प्रकार से उनका पीड़न बताया था भाई, इसका जो क्रोड है बारीक तत्वों से बना हुआ है, और बारीक तत्वों के बढ़ने के कारण जो इसका घनत्व जो इतना ज्यादा जो पाया जाता है, तो इस प्रकार का अनुमान है जो इससे लगा सकते हैं। लेकिन अब बात करें कि नीचे इस प्रकार का घनत्व कैसे है, घनत्व इतना होगा तो ये लिक्विड होगा, लिक्विड हो नहीं सकता क्योंकि कुछ प्रेशर के कारण लिक्विड हो सकता है, लेकिन घनत्व यदि इतना लिक्विड होगा तो पृथ्वी अस्थिर हो जाएगी। तो ये भी प्रमाण है जो इतना प्रसिद्ध दिया, इसको कह सकते हैं, अभी डिस्क्राइब अच्छे से नहीं कर सकता भाई, इस प्रकार से इसको होगा भाई। इसी प्रकार से दूसरा तत्व आता है दबाव। दबाव क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले जो प्रेशर होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाला जो प्रेशर दबाव है उसको कहते हैं। तो किस प्रकार से पड़ता है दबाव, आपने देखा होगा दबाव ऊपरली पर 3 परतें पड़ी हमने, भूपर्पटी का दबाव किसके ऊपर है, मेंटल पर, मेंटल का दबाव किस पे है, क्रोड पर है। तो उस दबाव के अकॉर्डिंग यदि हम देखें वे एक सीमा तक दबाव, कहते हैं एक सीमा तक जब हम किसी चीज को प्रेस करते हैं तो ठोस वस्तु भी द्रव अवस्था में जो आ जाएगी, और द्रव अवस्था जो गैसीय अवस्था में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी वो घनत्व वाली बात सिद्ध हो जाती है, यदि नीचे गैस है तो पृथ्वी अशांत हो जाएगी, मतलब अस्थिर हो जाएगी। तो इससे भी मतलब हम इसका अनुमान जो नहीं लगा सकते, पृथ्वी इस प्रकार का व्यवहार है जो, या पृथ्वी के आंतरिक भाग में इस प्रकार का दबाव है जो वो होगा। तीसरा है जो भाई तापमान। अब तापमान की बात करें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएं तो 32 किलोमीटर के ऊपर, 32 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो बढ़ जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाए। यदि इस प्रकार से अनुमान लगाएं, हमारी पृथ्वी की जो क्रोड है, क्रोड पर तापमान कितना होगा, 2 लाख डिग्री सेल्सियस होगा। अब 2 लाख डिग्री सेल्सियस इतना तो संभव नहीं है भाई, अब 2 लाख डिग्री का तो बिल्कुल पूरी इतना तापमान यदि नीचे तो ऊपर तक भी उसका प्रभाव जाएगा और पूरी पृथ्वी कैसी अवस्था में आ जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फिर विद्वान कहते हैं भाई चलो तापमान इतना हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ और भी कारक प्रभाव डाल रहे हैं। क्यों, वो दबाव वाला ऊपर से प्रेशर भी है, तो उस प्रेशर के कारण ये कहते हैं वे पृथ्वी की जो आंतरिक जो भाग है उसका जो ज्यादा से ज्यादा है जो 2500 डिग्री सेल्सियस लगभग इतना होगा। तो इतना इससे भी मतलब एग्जैक्ट नहीं मिलता, लेकिन आजकल जो विद्वान जो मानते हैं 6000 से लगभग है जो 6000 से ऊपर है जो इसका तापमान जो पाया जाता है। तो दूसरा कारण ये था, फिर इससे साधक से हम पता कर सकते हैं भाई अप्राकृतिक जो 3 तत्व हैं इनसे भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने को थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन पूरी तरह से हमें इसके बारे में भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता। अब हो गए सिद्धांत, प्राकृतिक साधन है, ये अप्राकृतिक साधन है, और तीसरा बच गया भाई पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत है, उनका जिक्र कर लेते हैं। उन सिद्धांतों के अकॉर्डिंग पृथ्वी के बारे में जो बताया गया कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो उसमें क्या क्या मतलब वो माना जाता है। तो उन सिद्धांतों में यदि जिक्र करूंगे, सबसे पहले जैसे कांट महोदय है, कांट का जो एक है वायु राशि परिकल्पना इसको बोलते हैं, परिकल्पना, वायु राशि परिकल्पना कांट का। इसी प्रकार से दूसरा है
लॉप्लस है विद्वान, लॉप्लस उसका है निहारिका, जिस प्रकार से अपनी ग्लेस की है तो जो है उसके उसी प्रकार का एक सिद्धांत है निहारिका सिद्धांत। ठीक है, अब इनके बारे में बात करें तो ये क्या कहता है भाई, पृथ्वी की जो वायु से वायु मतलब गैस, ये दोनों ये कहते हैं भाई पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो किससे है, गैस से बनी होगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, पृथ्वी के अंदर इस प्रकार की स्थिति नहीं हो सकती। इसी प्रकार से दूसरा एक ग्रहाणु सिद्धांत है, चैम्बरलन व मोल्टन, दो है ये, चैम्बरलन व मोल्टन, दो विद्वान ये कहते हैं पृथ्वी की संरचना जो आंतरिक भाग है वो ठोस है, आंतरिक भाग जो वो ठोस है। ठीक है, तो अलग अलग इसके बारे में जो जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से जीन्स और जेफरे क्या कहते हैं, जीन्स और जेफरे, जीन्स व जेफरे वो कहते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में। तो तीन सिद्धांत देखे हमने, कांट और लाप्लास का देखा, दो, एक वायु और निहारिका, चैम्बरलन मोल्टन का ठोस बता रहे हैं, जीन्स और जेफरे कह रहे हैं द्रव अवस्था में। तो सारे के सारे जो विद्वान देखे। इसी प्रकार से द्वितारक परिकल्पना एक विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है, डॉक्टर विशेषण की परिकल्पना है, ऑटो शिंड और शिफ्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य है। इन सब की जो विचार हैं अपने अपने सिद्धांत सब विज्ञान में प्रस्तुत किए, सबके अपने अपने जो सिद्धांत, कोई भी आपस में जो मेल नहीं खाता, जिससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं वे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो अभी तक हमारे पास उतने पर्याप्त संसाधन नहीं है कि हम उसके बारे में अच्छे से जानकारी जो हमें मिल सके पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों का उसमें से लेक्चर कट गया था, तो ये मैंने आप लोगों को एक बार दोबारा करवा दिया है, तो आप लोग तुरंत इसको देखें और अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।